नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम ने अपनी समकक्ष को उपहार में दी भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति। सरयू महाकुंभ का जल भी किया भेंट। भारतवंशियों की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड देने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम मोदी को बताया सर्वाधिक सम्मानित नेता। आज दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। एनटीए ने सीयूईटी यूजी की परीक्षा परिणाम किए घोषित। रिजल्ट के आधार पर छात्र 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 239 विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ले सकेंगे दाखिला। हिमाचल से गुजरात तक बारिश से हाहाकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया डुरंड कप के 134वें संस्करण की ट्रॉफी का अनावरण। कहा, खेल समाज में एकीकरण का करता है काम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और झारखंड होंगे डुरंड कप के मेजबान राज्य। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने भारतीय समुदाय के विशाल जनसमूह को भी यहां संबोधित किया। पीएम को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार अभिनंदन। पीएम के स्वागत के लिए वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद थीं। परंपरागत अंदाज और गर्मजोशी से भरे अभिनंदन के बाद पीएम होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय उमड़ पड़ा। भोजपुरी चौताल प्रस्तुति ने इन पलों को और यादगार बना दिया। पीएम ने पोर्ट ऑफ स्पेन में विशाल भारतीय जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री भी शरीक हुईं। ऐलान किया कि उनका देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करेगा। पीएम ने इसके लिए आभार जताया। पीएम ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। साथ ही घोषणा की कि वहां रह रही भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी को ओसीआई कार्ड प्रदान किए जाएंगे। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you. And India embraces you. पीएम ने अर्थव्यवस्था से अंतरिक्ष विज्ञान तक भारत की शानदार प्रगति की चर्चा की। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर की बिहार की जड़ों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बिहार की बेटी कहा। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो,
कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम कमला प्रसाद बिसेसर को अयोध्या के भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। पीएम ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लिया गया पवित्र जल और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी उन्हें भेंट किया। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस समय त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। 5 देशों की यात्रा का ये उनका दूसरा चरण है। यहाँ की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। इस भोज में सोहारी पत्ते पर भोजन परोसा गया, जिसका त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए बहुत सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ त्योहारों और अन्य विशेष कार्यक्रमों के दौरान अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर ये 2 तस्वीरें पोस्ट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भारतवंशियों ने इसे एक सपने को साकार होने जैसा बताया। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों से उनका अनुभव जाना। ये उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद का है। ये देखिए, भारत के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मिले हैं और किस तरीके से उत्साहित है। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले थे? बहुत 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 एक्साइटेड था। इट वाज सो एक्साइटिंग डे। वी आर वेरी क्लोजली वी वॉच्ड, वी मेट मोदी जी। इट वाज सो मेमोरेबल डे टुडे। Thank you very much. You are very excited. Why? Yes. I feel all my pores raised when he passed next to me. Beautiful. I feel energetic. कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिले? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भारत माता की जय। जय मोदी, हर हर मोदी, घर मोदी। आप साड़ी में दिखाई दे रही हैं, भारतीय परिधान में काफी लोग हैं यहाँ पे। I feel really privileged to be part of this event. जय मोदी। कितना बड़ा क्षण आप लोगों के लिए? बहुत लाइक स्पीचलेस है। सो बहुत अच्छा हुआ। उतना नजदीक से देखना बहुत सुंदर लगा और बहुत अच्छा लगा मोदी जी को देख के। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री का यहाँ आना और कितना महत्वपूर्ण, बड़े उत्साह नजर आ रहे हैं आप? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है एंड ये ऑलमोस्ट एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। You are very excited. Why? Very excited. Thank you, Modi ji, for gracing us with your splendid presence here in Trinidad today. Thank you again and again. Why you came here? Was very excited to see him for where he came and where he become now Prime Minister of India. That's really tremendous. And the shoes he wore when he was going to school, he had no shoes. And he used to take the chalk and color his shoes to get it white. That impressed me such a great deal. That is humility. Beautiful. क्या excitement आपका? How's your excitement? Very much great. Such a great guy, great man come to this country. भारत के लोग हैं जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे थे और बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सपना था नरेंद्र मोदी जी से मिलने का जो आज उनका पूरा हो गया है। कैमरामैन मोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, पोर्ट ऑफ स्पेन। तो पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनकी जमकर तारीफ भी की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ आकर उन्हें गौरवान्वित महसूस कराया है। जिस तरह उन्होंने भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, इससे उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया है। पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए तमाम भारत की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंचे।
भारतीय पहुंचे और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो काफी उत्साहित नजर आए, गौरवान्वित महसूस करते हुए नजर आए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कोई केरल से है, कोई साउथ से है, कोई दिल्ली से है, कोई अलग अलग जगहों से। कितना उत्साह, प्रधानमंत्री की आज बातों में क्या आपको खास बात लगी? ये गर्व फीलिंग वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अमेजिंग फीलिंग। मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ, मेरे को बहुत ही गर्व है यहाँ पे एक बीइंग अ इंडियन सिटीजन इन ट्रिनिडाद। आई एम वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड। प्रधानमंत्री ने इतिहास बताया, त्रिनिदाद टोबैगो के कई लोगों के नाम लिए जो जिनकी जड़ें भारत में रही हैं, चाहे वो क्रिकेट के हों, साहित्य के हों, राजनीति के हों, सब नाम लिए और भारत के साथ कनेक्ट को बताया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को आपको क्या लगता है ये आने वाले समय में और संबंधों को कैसे मजबूत करेगी? मजबूत तो होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर यहाँ पे आए हैं तो बातचीत होगी एंड obviously they're going to strengthen the ties between Trinidad and Tobago and India. And for me it was just a proud moment because I was holding both flags. I live here, but I was born in India. I moved here as a child, so it was a very, very proud moment for me. मैं खुद भावुक हो गया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश के बारे में बताया और यहाँ हमारे देश के गुणगान किया। जब बताया कि हमारे देश कितना तरक्की कर चुका है, हम चंद्रयान बना रहे हैं या हम चंद्रयान पर भी जा चुके हैं, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हब है या और भी बातें जो उन्होंने कही, इससे हमारी छाती चौड़ी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर यहाँ हमारा सर गर्व से बहुत ऊँचा कर दिया। खुशी की वजह ये है कि मोदी जी को देख के जो एक इंटरनल आई थिंक जो ऊर्जा है उनमें, मतलब इतना तेज है। बहुत साल पहले मैंने उनको देखा था बहुत दूर से, एंड आई सॉ हिम नाउ एंड देयर इज नो चेंज। ही इज सो फुल ऑफ लाइफ। और क्या बोले, ऐसा बोले कि बस रोंगटे खड़े हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ, बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। भारत के लोग हैं, भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं, और आज जब प्रधानमंत्री त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे, पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, तब से ही उत्साह उनके मन में था। प्रधानमंत्री को सुनने की एक देखा जाए तो इंतज़ार था और वो इंतज़ार भी पूरा हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर है, भारत के प्रधानमंत्री जब यहाँ आए, उन्होंने जो बातें की, उन बातों से यहाँ जो भारतीय हैं उनका सीना गर्व से ज़रूर चौड़ा हुआ। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री का ये भाषण त्रिनिदाद टोबैगो पे याद रखा जाएगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ आदित्य श्रीवास्तव, पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी, जिसमें भारत अर्जेंटीना साझेदारी की ओर बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। 2, 3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर 4 और 5 जुलाई को अर्जेंटीना में होंगे, जो लैटिन अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह 57 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो इसे ऐतिहासिक बनाती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है, जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। हमारा रिश्ता अर्जेंटीना के साथ मल्टी फेसेटेड है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। The Prime Minister's visit to Argentina comes at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms, somewhat similar to those India went through in the past. Both leaders will of course discuss subjects of economic and trade interest to further strengthen bilateral relations. 2019 में भारत अर्जेंटीना के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अर्जेंटीना में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के विशाल भंडार हैं, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अर्जेंटीना दुनिया के लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। चिली और बोलीविया के साथ भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन में अर्जेंटीना एक अहम साझेदार बन रहा है। अर्जेंटीना के पास दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शेल गैस और चौथे सबसे बड़े शेल ऑयल भंडार हैं। भारत की टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ केयर तकनीक अर्जेंटीना के दूरदराज के इलाकों में सस्ते और स्केलेबल मॉडल के जरिए मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने में मदद कर सकती है। रक्षा, अंतरिक्ष, आईटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की प्रगति अर्जेंटीना के लिए मूल्यवान विशेषज्ञता और अवसर प्रदान करती है।
India is a country that has been growing economically so much, especially since you adopted the reforms opening the economy and adopting the rules of the market economy and open economies, and especially in this decade under the leadership of Prime Minister Modi. अर्जेंटीना यात्रा के दौरान पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोस दे सेन मार्टिन को श्रद्धांजलि देंगे। ये कदम भारत के स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव जैसे साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा दोनों देशों के बीच में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। भारत और अर्जेंटीना का फोकस इस बात पर होगा कि कैसे स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और साथ ही साथ बेहतर सुरक्षा संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ये महज एक द्विपक्षीय दौरा नहीं है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे ग्लोबल साउथ के देश एक साथ आ रहे हैं बेहतर भविष्य बनाने की दिशा के अंदर, और भारत और अर्जेंटीना इसके अंदर एक बेहतर साझेदार हैं। कैमरा पर्सन के राणा के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने अर्जेंटीना में भारत के राजदूत अजनीश कुमार से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एम्बेसडर डेजिग्नेट टू अर्जेंटीना अजनीश कुमार जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू डीडी न्यूज़ सर। सबसे पहले देखा जाए तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है अर्जेंटीना का, मल्टीलैटरल लेवल पे तो 2018 में पीएम यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर 57 साल के बाद में आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है इस विजिट की अगर आप देखा जाए तो? प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने में ही एक संवाद है जो कि बता रहा है कि हमारा रिश्ता अर्जेंटीना से कितना महत्वपूर्ण है। सभी तरह के कार्यों में हम इनके साथ एक रिश्ता रखते हैं, चाहे तो वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कल्चरल एज वेल एज सोशल। तो हमारा इनके साथ एक रिश्ता ऐसा है जो हम यहाँ भी देखते हैं जब हम यूनाइटेड नेशंस मल्टीलैटरल ऑर्गन्स में हो, तो बायलैटरल के अलावा इन सभी मुद्दों पर हमारे दोनों देशों में बहुत फ्रेंडलीनेस है और हम एक बहुत ही प्रोडक्टिव रिलेशनशिप में साथ साथ काम करते हैं। एक तो देखा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लेस के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना की बात की जाए, भारत ने कई सारे रिफॉर्म्स को अंजाम दे दिया है, अर्जेंटीना रिफॉर्म्स की राह पर अब निकल पड़ा है, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों भारत और अर्जेंटीना के रिश्ते इस लिहाज से देखा जाए तो? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। अर्जेंटीना में भी बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं। अभी जो यहाँ के कार्यरत राष्ट्रपति हैं महामहिम श्री खावियर मिलेई साहब, ये भी बहुत सारे चेंजेस लाने की चेष्टा कर रहे हैं और इनका भी जो एक मानना है कि वो अपने देश में किस तरह अपने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर सके, सबसे ज़्यादा प्रावधानों का प्रोविज़न कर सके। और जैसा हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी हो रहा है, 2 कार्यकाल में तो बहुत कुछ हो चुका है, इस देश में भी ऐसा बहुत कुछ है जो हिंदुस्तान की उदाहरण के रूप में यहाँ भी प्रेषित किया जा सकता है, जैसे हमारा डिजिटल मॉडल। भारत एक तरह से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन कैपेसिटीज़ को बिल्ड कर रहा है, और अर्जेंटीना जो कहते हैं कि एक जो लिथियम ट्रायंगल है, जो रेयर अर्थ मिनरल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो एक तरह से उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। तो पीएम मोदी जब अर्जेंटीना के दौरे पर होंगे तो रेयर अर्थ मिनरल के लिहाज से, लिथियम के लिहाज से क्या कुछ एक्सप्लोर होगा दोनों देशों के बीच में? इस क्षेत्र में हम पहले से कार्यक्रम कर रहे हैं, पहले से हम इसमें दोनों देश काफ़ी कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हमारे देश की एक एजेंसी है जिसका नाम काबिल है। काबिल यहाँ पर पहली बार 2022 में एक MOU के अंतर्गत इस देश में प्रवेश किया। 2024 में उन्हें 5 ब्लॉक्स मिले हैं और उस पे वो लिथियम प्रोस्पेक्ट्स कर रहे हैं। और लिथियम ही क्यों, इस देश के पास और भी अलग खनिज हैं और मेरा मानना है जैसा कि जो हमारी पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में जो इसी साल जनवरी में हुई थी, जैसा उसका अपना एक रूपरेखा तैयार किया गया है, उसके अंतर्गत 2 वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किए जाएंगे एंड उसमें हम सिर्फ माइनिंग ही नहीं,
हम जॉइंट माइनिंग की भी बातें करें, हम साथ साथ कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसको चेंज करें, कन्वर्ट करें इनटू मिनरल्स विच कैन बी एक्सपोर्टेड, जिसको हम वापस हिंदुस्तान ले जा सके। तो यस, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है इस देश के साथ, और हमारा मानना है कि आगे के सालों में हम इस देश के साथ इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे। शुक्रिया अजीश जी हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर रजनीश कुमार कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अर्जेंटीना का दौरा है कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, चाहे तक व्यापारिक दृष्टि से देखें, रणनीतिक साझेदारी तौर पर देखें, या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ावा देने की दिशा से। हर तरह के जो एंगल है उस पर निगाहें रहेंगी और जाहिर सी बात है कि जो द्विपक्षीय संबंध है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन विनय कुमार के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अर्जेंटीना। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में TMC की एक रैली में प्रचार के दौरान TMC विधायक सवित्री मित्रा की हिंदू विरोध टिप्पणी पर भाजपा हमलावर है। बीजेपी ने TMC विधायक सवित्री मित्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म का खुलेआम मजाक उड़ाना, गीता का अपमान करना और वोट बैंक की राजनीति करना, यही TMC का असली चेहरा है। यह सिर्फ हिंदुओं का अपमान नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान पर सीधा हमला है। TMC को 2026 में इसकी कीमत चुकानी होगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के महागठबंधन में शामिल होने संबंधी पत्र राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को लिखे जाने के मुद्दे पर लोजपा रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद पर हमला किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने AIMIM के प्रदेश प्रमुख की राजद प्रमुख को चिट्ठी लिखे जाने पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिस मुस्लिम वोट पर राजद और उसके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं वह पहले से ही बिखर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे राजद सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रहा था, आज उसी समुदाय के लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्हें महज वोट बैंक बनाया जा रहा है। अब वे खुद को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते। पत्र लिखा है, पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस MY समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वो अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में जयराज स्पोर्ट्स एवं कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। जयराज स्पोर्ट्स एवं कन्वेंशन सेंटर श्रीपुरा गुजराती बंधु समाज द्वारा निर्मित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेतागण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान पुणे के गुजराती बंधु समाज को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश में गुजराती समाज का सबसे सुंदर भवन है। ये पुण्य नगरी पूरे देश में ज्ञान, राष्ट्रवाद, सामाजिक चेतना और स्वतंत्रता के लिए एक तरह का संघर्ष है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त गुजराती समाज के भवन के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। इससे पहले गृह मंत्री पुणे के खड़गवासल में महान राष्ट्रभक्त और मराठा गौरव के प्रतीक श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने श्रीमंत बाजीराव पेशवा के गौरवशाली इतिहास के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उन्होंने बताया कि भारत के मूल स्वरूप को बचाने में बाजीराव पेशवा का अहम योगदान रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता।
युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव और सबसे बड़ी बात युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगले साल के हज के लिए आवेदन 1 महीने के अंदर पोर्टल पर लिए जाने शुरू होंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने हज 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि 2025 में हज का प्रबंधन इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन और सफल रहा। किरेन रिजिजू ने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए भी हज सुविधा शुरू की जाएगी। हज का तैयारी आज से हम लोग ने शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि 2025 का हज आज तक का हज का इतिहास में सबसे अच्छा प्रबंधन और सबसे सक्सेसफुल हज मान सकता है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर हम 2026 का हज एप्लीकेशन लेने शुरू करेंगे। हमारा पोर्टल खुल जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टाइमली जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन टाइम में भर दिया जाए ताकि कोई भविष्य में तकलीफ ना आए। वहीं संसद के मॉनसून सत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में क्या चर्चा होगी ये हम बताएंगे। हमारे पास चर्चा के लिए पर्याप्त बिजनेस है। देश के लोग सार्थक चर्चा चाहते हैं। क्या बिजनेस लाना है, पार्लियामेंट में चर्चा क्या क्या होगी, ये सरकार का जो बिजनेस है वो हम पेश करेंगे और विषय को फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी चर्चा होती है। सरकार की ओर से हमारे पास जो पर्याप्त बिजनेस है मानसून सेशन के लिए वो तैयारी के साथ हम जा रहे हैं और संसद में अच्छी तरह से बहस हो, चर्चा हो, ये तो सब चाहते हैं। देश के लोग चाहते हैं कि हमारे लोकसभा राज्यसभा में सार्थक चर्चा होना चाहिए हर विषय को। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का शुभारंभ किया। संस्थान का नाम महिला शिशु विकास संस्थान है। ये सावित्रीबाई फुले की विरासत को सम्मान है। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित थे। नया क्षेत्रीय केंद्र झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को बरकरार रखते हुए मिशन शक्ति, मिशन सामर्थ्य, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, नव्य और पोषण 2.0 योजनाओं जैसी पहलों के प्रशिक्षण और अनुसंधान पर बल देगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये अवसर विचार, विकास और विजन को हकीकत में बदलने का अवसर है। यह अवसर सिर्फ एक उद्घाटन का नहीं है, बल्कि यह एक विचार, एक विश्वास और एक विजन को हकीकत में बदलने का भी दिन है। क्योंकि जब हम एक महिला की सुरक्षा और बच्चे की मुस्कान को विश्वास में बदलते हैं, तब हम भारत के उज्जवल भविष्य की नींव भी रखते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। झारखंड को लगभग 3800 करोड़ से ज़्यादा की सौगात हमारे माननीय मंत्री जी ने दिया और आज भी ये एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान झारखंड को आज मिल रहा है, रांची को आज मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे इससे ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैदराबाद के स्वतंत्रता सेनानी
अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ मान सम्मान और स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 120th बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनका साहस और बलिदान भारत का स्वाभिमान और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पहचान बन गया है। साथियों, अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में आंध्र प्रदेश ने भारत का एक ऐसा महान वॉरियर सेंट दिया जिसकी विरासत आज भी हमारे जंगलों की हवाओं में, हमारे इतिहास के किताबों के पन्नों में और हमारे राष्ट्रीय चेतना में, नेशनल कॉन्शसनेस में बराबर यह गूंजती रहती है। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा के चलते गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसे हम सहन नहीं करेंगे। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। एनटीए ने सीयूईटी यूजी परीक्षा के नतीजे आज घोषित कर दिए हैं। एनटीए ने सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट CUET.NTA.nic.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर परिणाम को देख सकते हैं। इस परीक्षा में 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। सीयूईटी परीक्षा के परिणाम के आधार पर छात्र 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत 239 विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं जिनकी विरासत सीमाओं से परे है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल भारत की धरती पर ही नहीं बल्कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान दुनिया के कई देशों में भी महान नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जहां मानवता के महान सेवकों ने अपने विचारों, संघर्षों और नेतृत्व से इतिहास की दिशा बदली है। यह श्रद्धांजलि उन महान नेताओं को समर्पित है जिन्होंने न सिर्फ अपने अपने देश को नई दिशा दी बल्कि मानवता की सेवा में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। यह उन महान व्यक्तियों के साथ साथ स्वतंत्रता, न्याय और मानवता के उन मूल्यों का भी सम्मान है जो आज भी दुनिया को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के स्मारकों का दौरा किया है। पीएम मोदी ने घाना के एकरा में नुक्रुम्हा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर नुक्रुम्हा के अमिट योगदान के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की तथा एक क्षण का मौन रखा। 11 मार्च 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा पर देश के इतिहास की दो महान हस्तियों, मॉरिशस के संस्थापक और प्रथम प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम और पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि दी। 27 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री आबे की स्मृति को सम्मानित किया, जिन्हें वे अपना प्रिय मित्र और भारत जापान साझेदारी का महान समर्थक मानते थे। 8-9 जुलाई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला फाउंडेशन का दौरा किया और रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हिल का दौरा किया। 29 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सिंगापुर के संस्थापक और सिंगापुर के प्रथम प्रधानमंत्री ली कुआन यू के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारी और अग्रिम मोर्चों पर हमारी तैनाती को लेकर इनपुट दे रहा था। फिक्की द्वारा आयोजित न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डीजीएमओ स्तर की वार्ता में पाकिस्तान को चीन से हमारे महत्वपूर्ण फैक्टरों के लाइव अपडेट मिल रहे थे। जनरल राहुल आर सिंह ने चीन, तुर्की और पाकिस्तान के गठबंधन को बेनकाब करते हुए बताया कि पाकिस्तान के पास 81% सैन्य हार्डवेयर चीनी है और पाकिस्तान चीनी हथियारों की प्रयोगशाला बना। तुर्की ने भी इस प्रकार की सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. The DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं मौसम की। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिम भारत में 6-7 जुलाई के दौरान और पूर्वी भारत में 7 जुलाई तक सबसे तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। तो दिल्ली एनसीआर की भी अगर बात करें तो आज कई इलाकों में सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 5 से 9 जुलाई तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आज से 9 जुलाई तक राजस्थान और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कल मुंबई के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हुई है। दक्षिण भारत में भी बारिश देखने को मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गरज सुनाई दे सकती है। साथ ही बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और गुजरात में भी बारिश की संभावना है। आज से 9 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ पर भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हिमाचल के थुनाग में सड़कें, पुल ध्वस्त होने और भूस्खलन के कारण एक गांव के लोग दूसरे गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोग लापता हैं। हालांकि अभी तक 65 लोगों को बचाया गया है। पीड़ितों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जा रही है। राहत एवं बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की सभी टीमें जुटी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर और भी बल जो हैं वो भेजे जा सकते हैं। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्से से लोग पहुंच रहे हैं। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होगा। कश्मीर जोन की आईजीपी विधि कुमार प्रीति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काफ़ी सुगमता से, सरलता से और सुरक्षा के साथ अमरनाथ यात्रा हो रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए काफी सिक्योरिटी इंतजाम रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं आज उसका दूसरा दिन है, तो वो अपने काफी सुगमता से, सरलता से और सुरक्षामय तरीके से अमरनाथ जी यात्रा हो रही है। श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ने से पर्यटन और होटल व्यवसाय से जुड़े धंधों की कमाई में वृद्धि दर्ज की गई है। यात्रा से जुड़े रेहड़ी और इसके साथ साथ फड़ी, ड्राई फ्रूट, होटल, टूर एंड ट्रेवल, पिट्ठू, पालकी, डांडी आदि व्यवसायों की कमाई में भी उछाल से व्यापारी वर्ग काफ़ी खुश है। यात्रियों के आगमन से जम्मू के होटल में 80% कमरे बुक हो चुके हैं। यात्रा से धार्मिक पर्यटन भी बढ़ रहा है। तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहल है जो रोजगार, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करती है। अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसे प्रमुख स्थलों पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे परिवहन, आवास और स्थानीय सेवाओं की मांग बढ़ती है। पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की 38 दिवसीय तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से अनंतनाग जिले में नुनवान, पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में बालटाल मार्ग से शुरू हो चुकी है। हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इस इलाके में पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर्यटन विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल 5 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। सरकार को तीर्थयात्रियों से 2000 से 3000 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या में 5 से 10% की वृद्धि हो सकती है, जो इस क्षेत्र में पर्यटन के लिए सकारात्मक है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 58,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। उड़ान बुकिंग में सुधार हो रहा है। कश्मीर घाटी में रेल परिचालन होने से पर्यटकों के आने की उम्मीद और बढ़ चुकी है। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। कैसे ये कॉस्मिक स्टार्स आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। यदि मान लीजिए सूर्य न हो तो यहाँ पर टेम्परेचर -200 डिग्री होगा और ये -200 डिग्री होने पर ये सब रक्त सब जम चुका होगा। जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं वो क्विक फिक्स की जिंदगी है। बिल्कुल। हम चाहते हैं इंस्टेंट सोल्यूशन अभी इसी वक्त। लेकिन क्या आयुर्वेद सिर्फ रोकथाम के लिए है या इलाज भी करता है? उस समय की समस्या का हमने समाधान कर दिया, पर हमें उस समस्या का जड़ से समाधान करना है। अब आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। ये कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक पूरी होगी और 23 जुलाई को महाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। 11 जुलाई से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए दोनों राज्यों के प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस यात्रा को लेकर नया फरमान भी जारी किया है कि अगर कांवड़ रूट पर दुकान है तो दुकानदार को पहचान बतानी होगी। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें
जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम हर स्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है और यह नियम भी है। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है, प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो पुराना सगल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के बयान देना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर क्रेता का यह अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है और ये नियम भी है। ये यदि वो लिख रहे हैं या लिखने के लिए कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है उनको? सहारनपुर में 3 राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड, मेरठ और सहारनपुर मंडल के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की अंतर्राज्यीय एवं अंतर जनपदीय समन्वय गोष्ठी हुई। इसमें मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर ने यात्रा की सुरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। हर एक प्रदेश में भी रहेगा, उस पे जो है कई सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड भी इसमें सॉफ्टवेयर आए हैं। उसके तहत जो है हम लोग ट्रैफिक प्रबंधन में, भीड़ प्रबंधन में और सुरक्षा के संबंध में लगातार जो है हम लोग एक दूसरे को सहयोग भी करते रहेंगे, उससे फीड भी मिलता रहेगा। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक व्यवस्था की है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी और एसपी ने अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, नौसेना ने विशाखापत्तनम में आईएनएस डेगा में दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के समापन का गर्व से जश्न मनाया। ये कोर्स नौसेना के हॉक विमानों के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में रियर एडमिरल जनक बिवली, एसीएनएस ने लेफ्टिनेंट अतुल कुमार धुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया। एसएलटी आस्था पुनिया नौसेना विमानन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। ये नौसेना में महिला फाइटर पायलटों के एक नए युग की शुरुआत है। नौसेना ने पहले ही एमआर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर में पायलट और नौसेना वायु संचालन में महिला अधिकारियों को शामिल किया है। एक्सियोम 4 मिशन का संचालन कर रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा की तस्वीर साझा की। शुभांशु शुक्ला ने भारत से लेकर गए भोजन सामग्री को अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि क्रू मेंबर्स को खाना काफ़ी पसंद आया। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि इसरो ने डीआरडीओ के सहयोग से आमरस, गाजर का हलवा और मूंग दाल हलवा तैयार किया था, जिसे वे अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान साथ ले गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे के कोरबा क्षेत्र में पीएचआरसी हेल्थ सिटी के भूमि पूजन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निर्णायक बदलाव आया है। मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में स्वास्थ्य बजट 3 से ज़्यादा बढ़ाया है। 2013-14 में स्वास्थ्य बजट 37,000 करोड़ था, जबकि 2025-26 में ये 1,37,000 करोड़ हो गया। 13-14 में भारत सरकार का हेल्थ के लिए बजट 37,000 करोड़ मतलब 37,000 करोड़ था और 25-26 में 1,37,000 करोड़ भारत सरकार का बजट हुआ। 51,000 सीट पर हम अटके थे एमबीबीएस की। आज 1,18,000 बच्चे हर साल डॉक्टर होकर बाहर पढ़ते हैं। एमडी एमएस की सीटें 31,000 थी, इसकी जगह 74,000। स्वास्थ्य को छूने वाला हर कार्यक्रम और विशेषकर मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च, इस पर बहुत बड़ा थ्रस्ट। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब दुनिया इस महामारी का सामना कर रही थी तो भारत सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देशों में से एक था। जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तब भारत
सबसे पहले कोविड का टीका बनाने वाले देशों में बना और 130 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाकर सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। इसके साथ साथ 87 देशों में हमने टीका भेजा। दुनिया भर में सामाजिक मुद्दों, जनमत और जनसांख्यिकीय रुझानों पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्यू रिसर्च सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां लोकतंत्र से संतुष्टि का स्तर सबसे अधिक है। प्यू सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 74% लोग लोकतंत्र से संतुष्ट पाए गए, जबकि जापान में केवल 24% लोगों ने संतुष्टि जताई, जो सबसे कम है। ये सर्वेक्षण भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है, जो वैश्विक संदर्भ में इसे एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करता है। भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड और स्वीडन उन देशों में शामिल हैं जहां लोग अपने लोकतंत्र से अपेक्षाकृत संतुष्ट हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि 74% भारतीय अपने लोकतंत्र के कामकाज से संतुष्ट हैं, जो 23 देशों में दूसरा सबसे उच्च स्तर है। भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड और स्वीडन जैसे देश लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों से संतुष्ट हैं। 23 देशों में किए गए सर्वेक्षण में फ्रांस, ग्रीस, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया में लोगों में दोनों में संतुष्टि रही। इसके साथ साथ प्यू सर्वेक्षण 8 वर्षों में लोकतंत्र के कामकाज से लोगों की समग्र संतुष्टि घटी है, ये जानकारी इसके जरिए मिली है। खासतौर से रिपोर्ट में कोविड के दौरान संतुष्टि लौटी, लेकिन बाद के वर्षों में कम हुई, जिसका जिक्र किया गया है। 30 जून 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान संतुष्टि इस स्तर पर लौटी, लेकिन इसके बाद के वर्षों में इसमें कमी आई। फ्रांस, ग्रीस, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया ने दोनों के प्रति असंतोष व्यक्त किया। रिपोर्ट में लोकतंत्र से संतुष्टि और चुनाव के बीच संबंध को भी उजागर किया गया है। 2024 के बाद कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, यूके और यूएस में लोकतंत्र से संतुष्टि बढ़ी, जिनमें से अगर बात करें तो कनाडा को छोड़कर सभी में इस अवधि के दौरान सामान्य या राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। प्यू सर्वेक्षण में ये भी उजागर किया गया है कि भारत में संतुष्टि का स्तर लगातार उच्च बना हुआ है। भारत की ये स्थिति उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और आर्थिक प्रगति के प्रति नागरिकों के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसके 134वें संस्करण की शुरुआत 22 जुलाई 2025 को होगी और ये 23 अगस्त तक चलेगा। इस बार 5 राज्यों में मैच खेले जाएंगे। डूरंड कप के मेजबान राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और झारखंड होंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 2 साल के अंतराल के बाद मैचों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने डूरंड कप के महत्व पर भी प्रकाश डाला। डूरंड कप भारत में फुटबॉल की परंपरा का एक प्रतीक है। मुझे अवगत कराया गया है कि डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अनेक उत्कृष्ट फुटबॉल टीम में इस टूर्नामेंट का भाग लिए हैं। इस बार डूरंड कप पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत के इन क्षेत्रों में फुटबॉल अत्यंत लोकप्रिय है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फुटबॉल न केवल एक खेल है, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। ये इन क्षेत्रों की जनजाति और स्थानीय संस्कृतियों से गहराई से रचा बसा है, जो इसे केवल एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।